नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के विभिन्न विद्वानों के मत के ऊपर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चले थे, जिसपे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए अलग अलग मत थे। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी पीछे की ही क्लास का दूसरा भाग है, जिसमें हम उन्हीं पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा हमने पीछे करी। लेकिन आज हम जो जिस आधार पर चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे नोट्स के आधार पर। ठीक है, क्योंकि कल पीछे क्लास लंबी हो गई थी तो मैंने नोट्स वाली स्टडी नहीं करवाई थी, तो आज नोट्स की स्टडी को लेकर के हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, पृथ्वीराज और गौरी के मध्य संघर्ष एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। ठीक है, गौरी को लेकर के मैंने बता दिया था कि गौरी गजनी का शासक था। 1173 में ये गजनी का शासक बना था। ठीक है ना, गौरी 1173 में गजनी का शासक बना। ये भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसलिए 1175 में भारत में आक्रमण किया। ठीक है, और भारत में जिस स्थान पर आक्रमण किया वह थी मुल्तान। अगर पूछा जाता है गौरी की भारत में पहली विजय कौन सी है, तो गौरी ने भारत में जो पहली विजय की थी वह मुल्तान विजय है। ठीक है, मुल्तान विजय करने के बाद में अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो देखना, ठीक है, इस तरह से ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। और भारत पे जो भी विदेशी आक्रमण हुए, चाहे प्राचीन भारत में हो चाहे मध्यकालीन भारत में, ठीक है, वो सभी विदेशी आक्रमण इसी सीमा से हुए। इसे बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी सीमा। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा, यही मार्ग आक्रमण का था। ठीक है, चाहे प्राचीन भारत का हो चाहे मध्यकालीन। अब कारण क्या रहा कि भारत में सभी आक्रमण इस दिशा से हुए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इधर से भारत में कभी आक्रमण आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना से एक सेना आती है और भारत पर आक्रमण करती है। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि भाई अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी से सेना का प्रवेश होता है और भारत पर आक्रमण होता है। नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भारत इस दिशा से समुद्र से घिरा हुआ था और इस दिशा से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ था। तो इतनी बड़ी सेना हिमालय पर्वत को क्रॉस करके नहीं आ सकती थी। हाँ, यात्री भले ही आए हैं, जैसे कि हेनशांग आया, फाहियान आया, व्यापारी भी आए हैं, लेकिन आक्रमण 50,000 की सेना को लेकर के आप इतने बड़े पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकते। और ना ही समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ, क्योंकि समुद्र में भी जहाज़ों पर इतनी सेना को लेकर के आप आक्रमण नहीं कर सकते। किंतु जब आधुनिक भारत आता है और विदेशी कंपनियों का आगमन होता है, तब भारत में समुद्री सीमा से भी आक्रमण हुए। तो आक्रमण सारे उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुए। ठीक है, चाहे से आप प्राचीन भारत के आक्रमण, यूनानियों के आक्रमण देख लो। ठीक है, शक, कुषाण, सीथियन, हुण, इनके आक्रमण देख लो आप। फिर मध्यकालीन भारत में आप मोहम्मद बिन कासिम देख लो, गजनवी देख लो, गौरी देख लो। ठीक है, तो जो भी आक्रमणकारी होंगे वो सब इस दिशा से आएंगे, तो उत्तरी पश्चिमी दिशा। तो गौरी ने जब मुल्तान को जीता, ठीक है, ये मुल्तान का हिस्सा है। गौरी ने जब मुल्तान को जीता तो गौरी इस मुल्तान से गुजरात में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो गुजरात की ओर बढ़ता है 1178 में। तो 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, यहाँ के शासक का नाम है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी माता के नेतृत्व में, ठीक है, इस समय भीम द्वितीय अल्पवयस्क थे, तो ऐसे में यहाँ जो सत्ता संभाली हुई थी वो उनकी माता नायिका देवी थी। तो नायिका देवी के नेतृत्व में गौरी को पराजित किया। तो नायिका देवी ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया और गौरी को पराजय किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। तो आप याद रखना, गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, गुजरात पराजय गौरी की भारत में पहली पराजय थी। गौरी ने गजनवी राजवंश, अब गौरी क्या करता है, गुजरात में पराजित हो गया तो गौरी ने अब अपने साम्राज्य का विस्तार इस दिशा से करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, आप नक्शे में देखेंगे इस दिशा से करना शुरू किया और गौरी इस दिशा से बढ़ता हुआ पेशावर, सियालकोट, पंजाब, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये क्षेत्र अब गौरी का है। यहाँ पर जो साम्राज्य बन गया है वो मुसलमान गौरी का साम्राज्य बना है। और गौरी ने 1188 में इधर एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, गौरी ने गजनवी राजवंश को समाप्त कर लाहौर, पेशावर, पंजाब को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद 1188 में गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया
और भटिंडा को जीत लिया। अब गौरी की सीमा पृथ्वीराज चौहान की सीमा से स्पर्श कर गई। अब पृथ्वीराज चौहान की सीमा से स्पर्श कर गई तो दोनों के मध्य संघर्ष होगा और ये संघर्ष दोनों को तराइन के युद्ध में ले आएगा। और दोनों में जो युद्ध होता है वह युद्ध है तराइन का प्रथम व तराइन का द्वितीय युद्ध। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ जाने। हमारे कुछ इतिहासकारों ने गौरी और पृथ्वी के संघर्ष को लेकर के अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को पूरा करने का काम चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने किया था। तो इस पुस्तक में ऐसा वर्णन किया है कि गौरी और पृथ्वी के मध्य 21 बार संघर्ष हुआ था, 21 बार युद्ध हुआ, और जिसमें से 20 बार पृथ्वी विजय हुई और एक बार गौरी विजय हुआ। 21 बार संघर्ष होना बताया। तो 21 बार संघर्ष चंद्रबरदाई बता रहा है। चंद्रशेखर ने अपनी पुस्तक सुरजन चरित्र में भी 21 बार संघर्ष बताया। नयन चंद्र सूर्य ने दोनों के मध्य अपनी पुस्तक हमीर का महाकाव्य में 7 बार संघर्ष बताया। और राजशेखर ने अपनी पुस्तक प्रबंध कोश में 20 बार संघर्ष बताया। तो इनमें विजय पृथ्वीराज चौहान को ही बताया गया, सिर्फ अंतिम बार गौरी विजय रहा। ठीक है, तो ये अलग अलग विद्वानों के मत हैं। किंतु आधुनिक इतिहासकार या हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या दशरथ शर्मा राजस्थान के इतिहासकारों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने इस मत के लिए ऐसा कहा है कि दोनों की सीमाएं जब आपस में टकराई, ठीक है, 1188 में जब भटिंडा पर अधिकार हो गया और तराइन का युद्ध 1191 में, तो इसके बीच 3 साल का समय रहा और इन 3 साल के समय में शायद दोनों की सेनाओं के मध्य छोटे मोटे संघर्ष हुए होंगे। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। और अब हम चलते हैं सीधे तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध 1191 और 1192। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन भारत में हरियाणा में करनाल नामक स्थान पर तराइन का मैदान है। गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जिसकी चर्चा हम पीछे कई बार कर चुके हैं। तो इस युद्ध में चौहान ने गौरी की सेना को पराजित कर दिया और गौरी पराजित होकर के जब उसे लगा कि अब युद्ध में जीतना संभव नहीं है राजपूतों से, तो गौरी ने मैदान छोड़ दिया और उसके मैदान छोड़ते ही उसकी सेना ने भी मैदान छोड़ दिया। जब नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा तो सेना भी नहीं रहती है और सेना ने मैदान छोड़ दिया। ठीक है, और गौरी मैदान छोड़ कर के या इस युद्ध से पराजित होकर कहाँ चला गया? गजनी चला गया। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि भागते हुए गौरी और गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। 1 वर्ष तक युद्ध की तैयारियों की और सेना का संगठन किया और एक बार फिर उसने भारत की ओर रुक गया। तो गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए 1 वर्ष तक अपनी सेना का संगठन करता है, तैयारियां करता है और 1 वर्ष बाद वह भारत की ओर रुख करता है। उसका रुख करना भी ज़रूरी था क्योंकि भारत में उसका एक साम्राज्य था, तो अपने साम्राज्य को बचाने और उस पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए उसे पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष करना ही था। और फिर पहुंच गया तराइन के मैदान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ठीक है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही पुनः तराइन के मैदान में आ गए, किंतु अब की बार गौरी ने कूटनीति चली और सीधे युद्ध करने के बजाय पृथ्वीराज चौहान को संधि प्रस्ताव के धोखे में रखा। गौरी ने अपने सेनापति किवाम उल मुल्क को भेजा पृथ्वीराज के पास संधि प्रस्ताव को लेकर। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, युद्ध चाहे जीते कोई भी, लेकिन सेना दोनों ओर से मरेगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस संधि प्रस्ताव पर वो मंत्रणा कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे। ऐसे में गौरी ने अचानक से चौहान की सेना पर सुबह आक्रमण कर दिया। ठीक है, चौहान ने इस अचानक हुए आक्रमण से बेखबर था, लेकिन फिर भी चौहान ने पहले घोड़े पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया। बाद में उसे कुछ महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। चौहान ने पहले हाथी पर बैठ के युद्ध का नेतृत्व किया, बाद में उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पर आप हाथी करेंगे, पहले हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, फिर बाद में घोड़े पर बैठ के युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है, अब भी चौहान को घोड़े बैठ के भी सफलता नहीं मिल रही है। चौहान ऐसे में युद्ध क्षेत्र से बाहर होना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वह गौरी को पराजित कर सके। ठीक है, तो चौहान ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया या युद्ध के मैदान से अलग हो गए और वहाँ से निकल गए और तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी के खाते में आ गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। ठीक है,
पराजय के क्या कारण रहे थे? गौरी की भागती सेना को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था। दूसरा कारण पृथ्वीराज चौहान की अदूरदर्शिता, ठीक है, जिसकी चर्चा हम पीछे की क्लास में विस्तार से कर चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को नया पहली बार देख रहे हैं, मतलब ये वाला वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले वाला नहीं वीडियो देखा है, तो आप पहले उस वीडियो को देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो अदूरदर्शिता, राजपूतों का सहयोग ना मिलना और गौरी की सैनिक तैयारियां, तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने अपना सारा फोकस भारत के जो जीते हुए प्रदेशों को तो उनको उनका प्रशासन चलाने में लगा दिया, किंतु अपनी उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की से आती हुई मुसलमानों की सेना के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। अब विद्वानों में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के विभिन्न मत हैं, आज भी चले आ रहे हैं, ठीक है। मिनहाज और सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु शीर्षम बताई है, ठीक है। पीछे मैंने अच्छे से वर्णन किया है कि जब गौरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित होकर भाग रहे थे, तो गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, उन्हें सिरसा में घेर लिया और सिरसा में ही पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? मृत्यु। दूसरे विद्वान हैं हसन निज़ामी। हसन निज़ामी की पुस्तक है तजुल मासिरी। हसन निज़ामी ने अपनी पुस्तक तजुल मासिरी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में होना बताया। तो हसन निज़ामी कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में उन्हें अजमेर का क्षेत्र दे दिया और चौहान अजमेर से प्रशासन चलाने लगे, किंतु चौहान ने गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जानकारी गौरी और गौरी के विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक को हो गई। इसलिए गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में मरवा दिया। इस मत से हमारे आधुनिक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शास्त्री शर्मा सहमत है, या वो इस मत का समर्थन करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में ही हुई थी। चंद्रबरदाई ने इसके ऊपर एक नाट्य रूप में वर्णन किया है, नाटक के रूप में वर्णन किया है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान कि जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए तो गौरी अपने साथ उन्हें गजनी ले गया और गजनी ले जाकर के उन्हें कैद कर लिया। चंद्रबरदाई उनके पीछे पहुंचे, शब्द विधि बाण चलाया और गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ऐसे में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे को छुरा गोप करके मार लिया। तो चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ? गजनी में, ठीक है। अब एक ग्रंथ और है हमारे पास, पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध क्या कहता है? गौरी ने चौहान को कैद किया, अजमेर में कैद रखा गया। पृथ्वी गौरी को मारने का षड्यंत्र रच रहा था, गौरी को पहले ही जानकारी हो गई और गौरी ने पृथ्वी को मरवा दिया। ठीक पीछे जो लिखा हुआ है हसन निज़ामी की बुक में, वही बात पृथ्वीराज प्रबंध में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने अजमेर का प्रशासन दे दिया, बाकी संपूर्ण क्षेत्र अपने हाथ में ले लिया। लेकिन पृथ्वीराज प्रबंध में ऐसा लिखा गया है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में कैद कर लिया और उसी के सामने अपने वो राजकार्य करता जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष और तीर मंगवाए और गौरी को मारना चाहा, जिसकी जानकारी गौरी को हो गई। गौरी ने एक गड्ढा खुदवाया, पृथ्वीराज चौहान को उसमें गिराया, उसके ऊपर पत्थर गिरवा दिए, जिससे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में हो गई। तो एक मत हमारे पास पृथ्वीराज प्रबंध का भी है। नेक्स्ट हम बात करें तराइन के युद्ध के परिणाम। तो ये युद्ध भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस युद्ध के बाद में भारत में लंबे समय तक मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई। तो हिंदुओं के हाथ से सत्ता जाती रही और मुसलमानों के हाथ में सत्ता आती रही, ठीक है। इस युद्ध के बाद 1192 में दिल्ली, आगरा और उत्तर भारत के लगभग क्षेत्र पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गौरी ने इस प्रदेश को जीत करके, ठीक है, गौरी ने इस प्रदेश को जीत करके कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई और 1192 से लेकर के 1206 तक उत्तर भारत का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया। किंतु गौरी की मृत्यु के बाद में यह प्रशासन सीधे सीधे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया और कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रशासन का सिपहसालार बन बैठा। वह सुल्तान तो नहीं बनता, लेकिन सिपहसालार। अब 1206 से लेकर के 1526 तक उत्तर भारत पर सत्ता मुसलमानों की, या इस सत्ता पर मुसलमानों का काबिज रहा। 1206 से लेके 1526 तक ये जो समय था, इस समय 5 सल्तनतकालीन वंश हुए, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी वंश, सैयद वंश, ठीक है। ये 5 वंश होते हैं, यह सत्ता चलाते हैं। अंतिम जो शासक था वह लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने मारकर मुगल सत्ता की स्थापना कर दी और 1526 से लेकर के 1858 तक मुसलमानों की सत्ता। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, अंग्रेजों का आना और अंग्रेजों की
सत्ता। तो ऐसे में इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जबरन लोगों को इस्लाम बनाया गया, जजिया कर को लिया गया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर। ऐसे में भारत के अंदर फारसी साहित्य, फारसी शैली, स्थापत्य का भी आगमन हुआ। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन के युद्ध के परिणाम है। एक छोटी सी बात और जो मैंने बताया था आपको करण से जुड़ी हुई है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के। तो हमने 3 मत तो देखे हैं, अजमेर देखा, सिरसा देखा और गजनी देखा। इस गजनी वाली मत जो चंद्रप्रदाई मानते हैं, इसी मत की को लेकर के एक छोटी सी बात है। 2004-5 की बात है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है शेर सिंह राणा। ठीक है, आपकी सिलेबस की नहीं है लेकिन आप जान लो, अच्छा रहेगा। शेर सिंह राणा, शेर सिंह राणा उत्तराखंड के थे। और शेर सिंह राणा को जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां गजनी में हैं, ठीक है, तो एक उस समय हमारे विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह। वह जब अफगानिस्तान के दौरे पे गए तो तालिबानियों ने उन्हें जानकारी दी कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की समाधि है और मुसलमान, और वह समाधि गौरी की समाधि के जस्ट बाहर है। गौरी की समाधि में जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जाता है। ठीक है, तो गौरी की समाधि से जस्ट बाहर पृथ्वीराज चौहान की समाधि, और गौरी की समाधि में जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जाता है, फिर बाद में अंदर। तो जब यह बात भारत में पता चली तो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मंगाने की बात हुई, लेकिन कोई विशेष कार्य अस्थियों को मंगाने को लेकर के नहीं हुआ। ऐसे में शेर सिंह राणा, जिन्होंने जो उस समय जेल में थे और फुल्लन देवी की हत्या की थी इन्होंने 2004 में, फुल्लन देवी जो बेंटेड क्वीन के नाम से मशहूर है और वह सांसद बनती है, तो 2004 में उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और ऐसे में वो जेल में सज़ा काट रहे थे। एक दिन जेल से भाग करके वह पहुंच जाते हैं अफ़गानिस्तान। 1 महीने के संघर्ष के बाद में वह वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकालने में कामयाब रहते हैं और भारत में लेके आते हैं और अपनी माता की सहायता से उन अस्थियों का एक मंदिर वह ग्वालियर में बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात है शेर सिंह राणा और उनकी दिलेरी को लेकर के। तो राजपूतों का नाम सदा ऊंचा रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पृथ्वीराज चौहान के अपमान को वो सहन नहीं कर सके, इतिहास के बहुत बड़े योद्धा थे, तो वे वहाँ से अपने रिस्क के ऊपर वह अस्थियाँ यहाँ लेकर के आते हैं। और इन्होंने ही फुल्लन देवी की भी हत्या की थी। तो ये बातें हमारी कुछ अलग से, जो मैंने बताया था कि करंट से कुछ है। तो आगे जाके और हम चौहान वंश के बारे में जानेंगे। चौहानों की शाखाएं हैं, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान, तो उनके बारे में हम देखेंगे विस्तार से। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और राजस्थान इतिहास और अन्य राजस्थान ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।